हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप पढ़ भी रहे हैं। ऑफ कोर्स आई नो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइट द गार्डन। अब गार्डन पोइट्री जो लिखी गई है, आपको उसको एनालाइज करना है। क्रिटिकल मतलब आपको चीज़ें कनेक्ट भी करनी है। जस्ट एक होता है आप समरी लिख रहे हो, एक होता है आप समरी के साथ साथ में उसके बारे में और भी चीज़ें लिख रहे हो। तो ये कौन सी पोइट्री, ये मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, तो आप मेटाफिजिकल की थोड़ी सी क्वालिटीज़ बता सकते हो। अगर आप गार्डन को स्किप नहीं करते हो तो बहुत बेटर रहेगा। गार्डन जो पोइट्री वो बार बार पूछी जाती है। इट कुड बी इन अ क्वेश्चन फॉर्म और इन अ आरटीसी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। गार्डन के आप ऊपर एक स्टार मार्क कर सकते हैं या फिर 5-6 स्टार्स तो मार्क कर ही सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ कंसीट। तो कंसीट क्या होता है आपको ये बताना। बात आती है कि होता क्या है। अब कंसीट मतलब होता है जब आप टू अपोजिट पोल्स को आपस में कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि जॉन डन की जो पोइट्री होती है, जो वैलिडिक्शन है, उसमें उन्होंने किस तरीके से अपनी लवर को, मतलब कि जो पर्सन है लवर और उसकी जो बिलविड है, उन दोनों को कंपेयर किया है कंपस से। कि जो कंपस की 2 लेग्स होती हैं वो एक लवर है, एक उसकी बिलविड है। तो इन चीज़ों, कुछ ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जॉन डन की पोइट्री में, मेटाफिजिकल पोइट्री में, इन सब चीज़ों को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको एक किस चीज़ से प्रूफ करना है, साइट एग्जाम्पल्स ऑफ कंसीट फ्रॉम जॉन डन्स पोइट्री एंड एक्सप्लेन। तो आपको डन की पोइट्री उठानी है, आपको उसमें कंसीट को शो करना है और हो गया, आप गुड टू गो, आपका आंसर कंप्लीट है। अब बात आती है वैलिडिक्शन। ये आरटीसी में था, वैलिडिक्शन से एक आरटीसी आई हुई थी, तो ये आप देख लेना, क्योंकि आरटीसी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताऊंगी तो वही आएगा। ये तो आपकी जो आपने पढ़ा हुआ है उसके अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आरटीसी अगर आती है, बट यू आर एबल टू डिटेक्ट द लाइन्स कि हाँ ये वाली लाइन्स जो है दिस इज़ फ्रॉम दैट पोइट्री, तो बहुत ही एक सिंपल सा फंडा होता है, आप समरी लिख दीजिए और जो लाइन्स पूछी गई है ना उसमें आप कुछ तो पता कर पा रहे होगे ना, जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस भी, उस चीज़ को बीच बीच में कभी कभी ऐड कर दीजिए और ये हो गया उसका आंसर। आप समझ लीजिए कि आपने समरी लिखी और जो लाइंस इसमें हैं, एक आधा वर्ड भी समझ में आ रहा है और आपकी जो टोटल समरी है उसमें कहीं पर भी वो अगर वर्ड है तो उस पैरे पे ज़्यादा फोकस कर दीजिए, उस स्टैंजे पे फोकस कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये हर्बर्ट की पोइट्री से था, पुली पोइट्री से। तो पोइट्री की जितनी भी आरटीसी है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि जो आरटीसी होती है दिस इज़ ऑब्वियसली अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपने उस पोइट्री को कैसे पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर सकते हैं, पर हाँ जितनी भी आरटीसी मेरे को मिली थी मैं यहाँ पे लिख दूँगी। उसके बाद बात आती है मावल की पोइट्री से टू हिज कॉमिस्ट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत 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 बार पोइट्री से आरटीसी और क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा मैंने कितनी बार बहुत बहुत किया है, तो आप समझ जाइए इतनी बार आया होगा, क्योंकि मैंने इतनी बार इन्हें अपनी स्क्रीन में देखा है जब मैं पेपर देख रही थी। तो आप इसके ऊपर भी 4-5 स्टार लगा सकते हैं, हार्ट लगा सकते हैं, जो मर्जी आप लगा दीजिए, बस ऐसा रखिए कि आपकी नज़रों से उतरे नहीं, पेपर तक आपको याद रहे कि आपको ये पढ़ के जाना है। ओके, तो दोबारा से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी गार्डन पोइट्री की आरटीसी है। अब गार्डन, मैंने अभी आपको बोला था कि गार्डन एक ऐसी पोइट्री है, क्वेश्चन हो चाहे आरटीसी हो, आएगा ही आएगा। अब आपको पता चल रहा होगा। अब क्या बोल रखा है, राइट ए डिटेल नोट ऑन जॉन डन्स पोइटिक मीडियम, कि जो जॉन डन है वो किस तरीके का पोइटिक मीडियम यूज़ करते हैं। इस मेटाफिजिकल पोइट थे, तो आप मेटाफिजिकल पोइट की क्वालिटीज़ को लिख सकते हैं कि इसमें आपको मार्वल को दिखाना है। एसेस एंड्रू मार्वल आइदर एज अ पॉलिटिकल पोइट और एज अ राइटर ऑफ फिलोसॉफिकल लव पोइट्री। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको एंड्रू मार्वल की पोइट्रीज़ पता होनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी पोइट्रीज़ लिखी हुई है, क्योंकि जब आपको उसकी पोइट्री पता होंगी एंड्रू मार्वल की, तभी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आप उनको उठा लीजिए और जिसमें भी आपको समरी में लगता है कि कोई भी जो पोइट है वो किसी दूसरी पार्टी को, किसी सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो एक पॉलिटिकल पोइट हो जाएंगे। अगर वो कुछ काम की बात बता रहे हैं, कोई कंक्लूजन निकल रहा है, एक फिलोसॉफिकल पोइट हो जाएंगे। और अगर वो अपनी बिलविड की तारीफ करे ही जा रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा सेंशुअल है, देन ऑब्वियसली उनकी जो पोइट्री है वो लव पोइट्री हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो आपका जो सिलेबस है उसमें आपने जो पढ़ा आपको सिंपली पता चल जाए कि कौन सी पोइट्री है, लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि इस पोइट्री का मेन मुद्दा क्या था। तो ऐसे ही आंसर होते हैं। जब आपको ऐसा लगता है तो आप 3-4 पोइट्री को भी मिक्सअप करके लिख सकते हो कि इस पोइट्री में ऐसा बोला है, उस पोइट्री में ऐसा बोला है, हाँ हम एग्री करते हैं। वो फिलोसॉफिकल पोइट, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उस चीज़ को कैसे मोल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको अ वैलिडिक्शन को इवेलुएट करना है। इवेलुएट मतलब क्या होता है, आप उस पोइट्री को टोटली बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये ऐसी फॉर्म में था जैसे कि कई बार आ जाता है ना कि आपको दे देते हैं कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन और एनी टू, और उसमें 3-4 पोइट्री उन्होंने सिंपली लिख दी होती है, आपको कोई पिक आउट करना होता है कोई भी एक। तो ये उस क्वेश्चन में से मैंने लिया था।
तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये कि आपको वैलिडिक्शन को ही पूरा एनालाइज कर देना है। अब ऐसे में कितना आसान होता है, आपको जो पैरा याद है आप उसको अच्छे से फोकस करके लिख दीजिए, जो नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दोबारा से गार्डन के ऊपर बता रखा है। अब गार्डन को ही आपको एक्सप्लेन करना, डायडेक्टिक पोइट है या फिर पोएम है या नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उसका कोई मोरल है, कोई कंक्लूजन निकल रहा है, कुछ मैसेज निकल रहा है, आपको पता चलता है तो आप उसे लिख दीजिए, अदरवाइज आप पोइट्री को एनालाइज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने बोला है कि आपको कंसिडर करना है, आपको बताना है कि वो डायडेक्टिक पोइट है या पोएम है या नहीं है, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ पोएम। ऐसी ही पोइट है, पोएम है, इसीलिए उन्होंने पूछा है, तो आपको उसे सिंपली लिख देना है। क्योंकि जब आपने लिख दिया, उस चीज़ की समरी को लिख दिया, एनालाइज कर दिया, देन ऑब्वियसली आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो उस पॉइंट को कवर कर लेंगी। अब मैंने यहाँ पे नीचे कुछ ग्रीन कलर में ग्रीन बॉक्स में लिख दिया है कौन कौन सी पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला गार्डन और कोमिस्ट्रिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कलर में कर दिया था। मिल्टन के बारे में हम इसी में कर लेंगे। मिल्टन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे होगा, वुड यू एग्री दैट प्यूरिटनिज्म इन्फ्लुएंस मिल्टन्स लाइफ, कि जो प्यूरिटनिज्म था उसने मिल्टन की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया था कि नहीं किया था। देन ऑब्वियसली उसने किया था। जैसे कि प्यूरिटन्स होते हैं, कैथोलिक होते हैं, ऐसे अलग अलग, जैसे क्रिश्चियंस में भी 2 साइड्स होती हैं, तो उनके 2 अलग अलग बिलीव्स होते हैं। कुछ होते हैं जो चर्च को ऊपर रखते हैं, कुछ होते हैं जो मोनार्की को ऊपर रखते हैं। तो मिल्टन की लाइफ भी उसी से अफेक्ट हुई थी, और आपको इसमें पैराडाइज लॉस्ट का एग्जांपल दे सकते हो कि उन्होंने उसके बाद ही पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाता है इससे, तो उसमें बोला गया है कि कौन कौन से मेन लिटरेरी इन्फ्लुएंस हैं जो कि मिल्टन की जो अर्ली पोएटिक वर्क मिलते हैं उनको शो करते हैं या फिर जिससे वो इंस्पायर हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आया हुआ था वो था कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स जिसने मिल्टन को एज अ पोएट बनने में मदद करी, एज अ पोएट उनको शेप दी। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें मेनली आपको बताना होता है कि उस टाइम पे जो एपिक लिखी जाती थी, राइट, तो जो एपिक की जो फॉर्म थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। जैसे कि मिल्टन ने अपनी जो एपिक लिख दी है पैराडाइज लॉस्ट, तो उस टाइम पे इतनी फेमस नहीं थी। बहुत सारे इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी थी, लेकिन वो फेल हो गए थे। जैसे कि उसमें से पैट्रिक हेनरी भी हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जो इसका एसेंस है, द एसेंस ऑफ द जैकोबियन ट्रेजेडी, और जो उस टाइम पे और भी ज़्यादा मीट्रिकल वर्सेस थे वो उस टाइम पे चल रहे थे इंग्लिश पोइट्री में, लेकिन किसी ने भी इस तरीके से वर्क स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन ये सब चीज़ें तब तक फेल हुई जब तक कि मिल्टन ने इसको यूज़ करना शुरू नहीं कर दिया। मिल्टन ने जब इसको यूज़ किया वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मिल्टन की जो एपिक पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, या फिर अच्छी थी, या फिर उन्होंने क्यों अच्छी थी या फिर क्यों फेमस हो गई, क्यों इंपॉर्टेंट थी, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने इस वर्क में एपिक पोइट्री में क्या दिखाया, एसेंस ऑफ द एज, मतलब कि उस एज के बारे में दिखाया। अब से पहले क्या था, लोग पुरानी एजेस को शो कर रहे थे अपनी पोइट्री में, एपिक में भी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एपिक में अपनी एज को शो किया, उस टाइम पे जो स्ट्रगल चल रहे थे उसको शो किया। स्ट्रगल किसके बीच में था? रिलीजियस था और जो स्टेट थे उन दोनों के बीच का, रादर देन सिंपली जो कंस्ट्रक्शन होता है क्लासिकल इंग्लिश में थीम्स होती है उनको छोड़कर इन्होंने रिलीजन को और स्टेट को दिखाया, उनके बीच के स्ट्रगल को दिखाया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है, मिल्टन एज अ सोनेटर। तो इसमें आपको मिल्टन की जो सोनेट्स हैं वो एक्सप्लेन करनी है थोड़ी थोड़ी। आपको जो भी याद है आप एक्सप्लेन कर दो, आप बता दो कि इन्होंने इतने अच्छे सोनेट लिखे हैं, इनके सोनेट का पैटर्न ऐसा है, इन्होंने सोनेट का जो फॉर्मेट होता है उसे फॉलो किया है, जैसे कि ऑक्टेव लाइन्स, इस तरीके से 6 और 8 लाइन्स फॉलो होती है, एक राइम स्कीम फॉलो होती है। इट कुड बी इन ए स्पेंसरियन वे और शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं, तो अलग अलग सोनेट होते हैं। तो आप इस चीज़ से उन्हें प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये भी एक सोनेटर थे। देन आपको बताना है जो क्रिश्चियन और क्लासिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिसिडस में है। तो इसमें आपको लिसिडस की जो पोइट्री है वो इलैबोरेट करनी है। सिंपली आपको उसके बारे में 2 चीज़ें दिखा देनी है। क्लासिकल एलिमेंट्स मतलब कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, एंशिएंट टाइम का कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, एंड देन क्रिश्चियन चीज़ें जो कि आपको पता ही है रिलीजियस चीज़ों से कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आरटीसी लिख रखी है मैंने, मतलब कि जो कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पोइट्री है जिसमें से आरटीसी बार बार पूछी जाती है। तो नंबर 1 पे तो लिसिडस है। अगर इसमें से पोइट्री आती है मिल्टन के सेक्शन से, देन ऑब्वियसली लिसिडस आएगी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस आएगी, क्राइस्ट नेटिविटी आएगी। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको छोड़ के पेंसेरसो भी आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है पोइट्री से आरटीसी, तो ये भी आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही आएगा, बट अगर आरटीसी आती है तो यही 2-3 पोइट्री में से आती है। आ गए हैं न्यू क्लासिकल पोइट्स पे, ठीक है। यूनिट नंबर 5 है, न्यू क्लासिकल है। न्यू क्लासिकल में कौन कौन से हैं? ड्राइडन एंड पोप है, क्योंकि मैकफ्लेक्नॉय आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो मैकफ्लेक्नॉय छोड़ देना, देन ऑब्वियसली कि आप अपना एक क्वेश्चन पेपर में लूज़ कर रहे हो, उसे रट लो। सिंपल सी बात बस इतनी है कि उसे रट लो, क्योंकि मैकफ्लेक्नॉय बार बार आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि आपको मैकफ्लेक्नॉय को बताना है कॉमिक फैंटेसी। क्या आप इसे कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, मैकफ्लेक्नॉय की पोइट्री को इसमें अच्छे से इलैबोरेट कर देना। कॉमिक फैंटेसी क्यों? क्योंकि इसमें इस तरीके से मजाक उड़ाया गया है जो कि उस टाइम पे था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है कि
वुड यू कंसिडर सटायर टू बी ए गुड पोइट्री, कि जो सटायर है कि वो एक अच्छी पोइट्री होती है, और आपको बताना है कि मैकफ्लेक्नॉय के रेफरेंस में तो ऑब्वियसली सटायर एक गुड पोइट्री होती है, ग्रेट पोइट्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि सामने वाले बंदे को क्रिटिसाइज करती है। जो सटायर है वो मेनली नेगेटिव पार्ट्स को भी शो करता है, और आपको मैकफ्लेक्नॉय के रेफरेंस में बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, मैकफ्लेक्नॉय कि आप ऊपर स्टार मार्क कर ही लीजिए, क्योंकि मैकफ्लेक्नॉय तो आपको छोड़ेगी नहीं, मतलब ना ही आपका पीछे छोड़ेगी ना आपको इसका पीछा छोड़ना है। दोनों हैंड टू हैंड चलने वाले हैं, क्योंकि हाथों में हाथ डाल के, क्योंकि ये पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हंसी मत, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हंसने के लिए था, बट स्टिल ठीक है, बोरिंग ना करूँ मैं क्लास को तो बेटर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें बताना है व्हाट डू यू थिंक ऑफ रेस्टोरेशन एज, कि जो रेस्टोरेशन एज थी उसे एज ऑफ ड्राइडन क्यों बोलते हैं। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट। अब रेस्टोरेशन एज क्या थी, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। जब चार्ल्स द फर्स्ट जो थे, उन्हें दोबारा से मोनार्की में जब वो इस्टेब्लिश हुए आए, तो उसे बोलते रेस्टोरेशन मतलब दोबारा से आ जाना। तो जो उनकी जो लाइन थी, ब्लड लाइन जो थी चार्ल्स द फर्स्ट की, जब वो दोबारा से रिस्टोर हुई तो उसे बोलते रेस्टोरेशन एज। और उस एज को एज ऑफ ड्राइडन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ड्राइडन के वर्क्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे उस एज में, और उनके जो वर्क थे, उनके जो पोइट्री थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, वो उस एज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती थी, इसीलिए उस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ड्राइडन की तो पोइट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेस्टोरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन यू आर गुड टू गो, आपका जो आंसर है वो इज रेडी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक सटायर बिकम पॉपुलर इन द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप। लॉजिक तो यही है, द रीज़न बिहाइंड दिस वाज दैट द एज ऑफ पोप एंड द ड्राइडन दे वर मैनी चेंजेस। उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, जो कि उस सोसाइटी में हुए, टाइम पीरियड में हुए। और जो ड्राइडन का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो कंट्री थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल एंड लिटरेरी, जो कैंप्स होते हैं, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, मतलब एक बाउंड्री में नहीं, बल्कि जैसे कि हम बोलते हैं मेटाफिजिकल, हाँ हुआ एग्जैक्टली नहीं हुआ, फिजिकल वे में नहीं हुआ, बट देयर वर सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जब वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थी, सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे उस टाइम पे चेंजेस हुए थे, तो उन चीज़ों को दिखाया गया। हर पोइट्री में मेनली क्या हुआ, सटायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सटायर के थ्रू यू कैन अटैक समवन था, आप इनडायरेक्ट वे में किसी ना किसी पर्सन को सटायर के थ्रू क्रिटिसाइज कर सकते थे। आप उसमें नाम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मैकफ्लेक्नॉय। मैंने आपको भी बोला था ना, मैकफ्लेक्नॉय आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। दिस इज सम काइंड ऑफ घोस्ट, जो पीछे पीछे तो घूमने वाला है। तो ये दोबारा से आ गया है मैकफ्लेक्नॉय, तो आप देख लीजिए, बच सकते हैं तो बच जाइए, नहीं तो मुझे पता नहीं बच सकते हो कोई भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 6 में बताना है जो अलेक्जेंडर पोप का जो वर्क है, एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बटनॉट एज अ पीस ऑफ सटायर। अब ये देखिए फिर से सटायर, तो सटायर बार बार आ रहा है, तो सटायर में आप 2-4 लाइनें लिख लीजिए कहीं पर, जहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। एक छोटा सा नोट बना लीजिए कि मेनली जो सटायर होते हैं वो होते क्या हैं, उसके बारे में, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ, कौन कौन फेमस था, क्यों लिखा जाता था। तो ये क्या हुआ, आपका एक पैरा हो गया लगभग 6-7 लाइन का, 10 लाइन का। और ये 10 लाइन क्या है, इस ब्लॉक की कोई भी पोइट्री आ जाए आप वहाँ पर चिप दीजिए, चिपका दिया। अब आपका पेज भी भर गया, और आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा स्मार्ट और प्रेजेंटेबल भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप स्टार को थोड़ा सा इलेबरेट कर दिया स्टार्ट करने से पहले आंसर को। तो ये आपको इसमें इसकी समरी लिख देनी है। आर्बटनॉट को, जो उनके डॉक्टर थे पोप के रियल लाइफ में, उन्होंने उनको ये लिखा था, उनके लिए लिखा था। क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें आपको बताना है व्हाट ट्रूथ एंड सेंटिमेंट, कि कौन कौन से ट्रूथ और सेंटिमेंट हैं इस पोइट्री में जो इन्होंने लिखी है। तो आपको पता है कि इन्होंने रियल लाइफ बेस पे लिखी थी, ये इनके रियल डॉक्टर थे, तो आप इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर दीजिए सिंपली। क्वेश्चन नंबर 7 है मैकफ्लेक्नॉय एज ए सटायर, नाउ द घोस्ट इज बैक। तो मैंने आपको बताया भूत है ये, आपके पीछे पीछे घूमेगा, तो मैकफ्लेक्नॉय तो रट लीजिए, तो दोबारा से आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है मैकफ्लेक्नॉय एज अ मॉक हीरोइक पोएम, दोबारा से आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है मैकफ्लेक्नॉय एज अ मॉक हीरोइक पोएम, ये 2 बार पेपर में आया होगा अलग अलग साल में, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया है। उसके बाद आरटीसी मैकफ्लेक्नॉय के ऊपर कितनी बार आई है आप देखिए, इससे ज़्यादा बारी आई होगी, या फिर ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें इतने सारे हार्ट लगा दिए हैं कि आप इसे हेट मत करिए, बट आप बाय हार्ट इसे याद कर लीजिए, या फिर रट लीजिए, या फिर समझ लीजिए। उसके बाद बात आती है पोइट्री की, जो कि एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बटनॉट है। वो इतना इंपॉर्टेंट आरटीसी में नहीं है, आरटीसी में उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैक्सिमम उसमें जो अगर आता है आरटीसी तो मैकफ्लेक्नॉय पे ही आता है। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।